जब भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बिखरता है, तो इतिहास का कोई पन्ना खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है। ये दौर किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई सुबह थी। तो चलिए इसी दौर की गहराइयों में उतरते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन ने एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर दिया। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए कई नई ताकतें एक दूसरे से होड़ कर रही थीं। स्क्रीन पर सांची का ये जो स्तूप है, वो इसी बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। इसे मौर्यों ने शुरू किया और शुंगों ने आगे बढ़ाया। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक युग दूसरे में ढल रहा था। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। जब एक मजबूत केंद्रीय शक्ति टूट जाती है, तो क्या हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, या फिर नई सोच और नए राज्यों के लिए जगह बनती है? मौर्यों का पतन हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय घटना से, एक ऐसा पल जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि मौर्यों का ये शानदार सफर आखिर खत्म कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि 185 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ। और देखिए, आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया। नहीं, उसकी हत्या की उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। सोचिए, एक ही झटके में भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया, और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक उथल-पुथल का एक बिल्कुल नया दौर। मौर्यों के जाने से जो खालीपन आया था, उसे भरने के लिए पूरे भारत में छोटी बड़ी नई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। ये एक बिखराव का दौर तो था, लेकिन साथ ही नए राज्यों के बनने का भी। और इनमें दो सबसे बड़े नाम थे, शुंग और सातवाहन। उत्तर भारत में शुंगों ने मौर्यों की जगह ली, जैसा कि बाईं तरफ के नक्शे में दिख रहा है, और दक्षिण की तरफ दक्कन के पठार पर सातवाहनों ने एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, जो दाईं ओर के नक्शे में है। अब ये दोनों शुंग और सातवाहन एक दूसरे से काफी अलग थे। शुंगों को देखिए, वो उत्तर में थे और उन्होंने ब्राह्मणवादी रिवाजों को, मतलब वैदिक अनुष्ठानों और संस्कृत भाषा को बहुत बढ़ावा दिया। दूसरी तरफ थे सातवाहन, दक्कन में। वो एक तरह से उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत को संरक्षण दिया, और भाई व्यापार के तो वो माहिर थे। सातवाहनों की एक और बड़ी अनोखी बात थी, मात्र नाम का इस्तेमाल। राजा अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। ये समाज में महिलाओं के सम्मान को तो दिखाता है, पर हाँ, ये साफ कर देना जरूरी है कि समाज मात्र सत्तात्मक नहीं था। सत्ता और वंश वो पुरुषों के जरिए ही आगे बढ़ता था। लेकिन सीन में सिर्फ शुंग और सातवाहन ही नहीं थे। मगध में कण्व वंश का एक छोटा लेकिन जरूरी शासन था, जो दिखाता है कि सत्ता कितनी तेजी से बदल रही थी। और पूरब में, यानी आज के ओडिशा में, चेदी वंश के राजा खारवेल ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। वो जैन धर्म के एक महान संरक्षक भी थे। ये सब मिलकर उस दौर के बिखरे हुए लेकिन जिंदा दिल राजनीतिक नक्शे को पूरा करते हैं। और अब इस कहानी में एंट्री होती है एक नई और बहुत शक्तिशाली ताकत की, मध्य एशिया से आए कुषाणों की। ये सिर्फ हमलावर नहीं थे, ये वो शक्ति थे जिसने उपमहाद्वीप पर एक बहुत गहरा असर डाला और अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया। कुषाण असल में मध्य एशिया के युएशी नाम के एक कबीले से थे। धीरे धीरे उन्होंने एक इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, जो मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला था, और इसी वजह से वो अलग अलग सभ्यताओं के बीच एक बहुत अहम कड़ी बन गए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अलग अलग संस्कृतियां इस तरह से मिलती जुलती हैं, तो होता क्या है? कुषाण काल इसी सवाल का एक शानदार जवाब है। उस दौर में विचारों का, कला का और धर्म का एक ऐसा संगम हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कुषाणों को हम महान संयोजक कह सकते हैं। उन्होंने सिल्क रोड के एक बहुत जरूरी हिस्से पर कब्जा किया, जिससे भारत का व्यापार रोम और चीन तक जा पहुंचा। उन्होंने गांधार कला को जन्म दिया, जिसमें भारतीय और यूनानी स्टाइल का एक खूबसूरत मेल था, और पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में दिखाया गया। और सम्राट कनिष्क ने तो महायान बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा दिया कि उसकी तरक्की में एक अहम रोल निभाया। और ये जो ग्लोबल कनेक्शन था, वो सिर्फ कुषाणों तक ही सीमित नहीं था। ये सातवाहन सिक्का देखिए, इस पर एक जहाज बना है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरे भारत में, खास तौर पर दक्कन में,
रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार जोरों पर था। सच कहें तो ये पूरा का पूरा युग ही व्यापार और दुनिया से जुड़ने का था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक उठापटक का दौर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दौर इनोवेशन, क्रिएटिविटी और ज्ञान के विकास का भी था, जिसने भारत की आने वाली सदियों के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। व्याकरण में पतंजलि का महाभाष्य, कानून के लिए मनुस्मृति, साहित्य में अश्वघोष का बुद्धचरित और साइंस में चरक और सुश्रुत की संहिताएं। ये सारी महान रचनाएं इसी दौर में हुईं। ये दिखाता है कि राजनीतिक अस्थिरता के बाद भी ज्ञान विज्ञान की दुनिया कितनी रोशन थी। और शायद कोई भी चीज इस दौर की खुली सोच को इस एक कोट से बेहतर नहीं बता सकती। ये गार्गी संहिता से है, जो ज्योतिष पर एक प्राचीन ग्रंथ है। ये कहता है कि ज्ञान कहीं से भी आए, चाहे दुश्मन से ही क्यों ना आए, उसका सम्मान देवताओं की तरह करना चाहिए। क्या कमाल की बात है। तो इस दौर की असली विरासत क्या है? सिर्फ राजनीतिक बिखराव नहीं, इसकी विरासत है वो जबरदस्त व्यापार जिसने भारत को दुनिया से जोड़ा, धर्म का विकास, साहित्य और कला की नई ऊंचाइयां, और सबसे बढ़कर इसने वो जमीन तैयार की जिस पर भारत का अगला सुनहरा दौर यानी गुप्त साम्राज्य खड़ा होने वाला था। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या मौर्यों के बाद के इस दौर को एक अंधकार युग कहा जाना चाहिए, या फिर इसे एक ऐसी वाइब्रेंट लैब की तरह देखना चाहिए जहां नए विचार, नई संस्कृतियां और नए राज्य आपस में मिलकर एक नए भारत को जन्म दे रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।